लास्ट क्लास हम लोग क्या डिस्कस किए थे? देखो, तीन लॉ हम लोग कर दिए थे। जैसे स्टेट का बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गैली-लुसाक्स लॉ। बॉयल्स लॉ में जो ग्राफ आता है इसको हम लोग बोलते हैं प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ। बॉयल्स लॉ का स्टेटमेंट हो जाएगा Pv इज इक्वल टू कांस्टेंट और P1 V1 इज इक्वल टू P2। और ये जो P वर्सेस V का जो ग्राफ है इसको बोलते हैं आइसोथर्म। क्यों बोलते हैं आइसोथर्म? बार बार केमिस्ट्री में तुम लोग डील करोगे आइसोथर्म है, एक आइसोथर्म है। आइसोथर्म मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट। और बॉयल्स लॉ में तुम्हें पता है टेम्परेचर कांस्टेंट तो है ही है, टेम्परेचर के साथ मास भी कांस्टेंट है। तो टेम्परेचर तो कांस्टेंट है ना, तो टेम्परेचर कांस्टेंट है मतलब इसको हम लोग आइसोथर्म बोलेंगे। नेक्स्ट आया चार्ल्स में। इसका स्टेटमेंट था V by T इज इक्वल टू कांस्टेंट और यू कैन राइट V1 by T1 इज इक्वल टू V2 by T2। टेम्परेचर सब केल्विन स्केल में है, तो इसको इधर V वर्सेस T वाला ग्राफ सब आएगा। और इधर कांस्टेंट क्या है? चार्ल्स लॉ में कांस्टेंट है प्रेशर, तो इसको बोलते हैं आइसोबार्स। आइसोबार मतलब थर्मोडायनामिक्स में डिटेल पढ़ोगे। आइसोबार मतलब जहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट रहता है इसको हम लोग आइसोबार बोलते हैं, जहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है उसको आइसोथर्म बोलते हैं। तो इधर प्रेशर कांस्टेंट है तो इसको हम लोग आइसोबार्स बोलते हैं। नेक्स्ट हार्ड लॉ जो पढ़े थे ये लुसाक्स लॉ, प्रेशर टेम्परेचर वाला। इसका स्टेटमेंट आया था P by T इज इक्वल टू ए कांस्टेंट और P1 by T1 इज इक्वल टू P2 by T2। इधर P वर्सेस T ग्राफ जो सब करोगे इसको हम लोग बोलेंगे आइसोकोर्स। थर्मोडायनामिक्स में प्रोसेस में पढ़ोगे आइसोकोर क्या है ना, जहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, तो इधर वॉल्यूम कांस्टेंट है। गैली-लुसाक लॉ में क्या कांस्टेंट है? वॉल्यूम ही कांस्टेंट है। क्या क्या कांस्टेंट है और एक बार लिख देता हूँ। बॉयल्स लॉ में कांस्टेंट क्या है ना, मास टेम्परेचर। चार्ल्स लॉ में कांस्टेंट क्या है ना, प्रेशर एंड मास, मास एंड प्रेशर। गैली-लुसाक लॉ में कांस्टेंट क्या है ना, मास एंड वॉल्यूम। तो तीनों में कॉमन पैरामीटर जो कांस्टेंट है वो है मास। और बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर, चार्ल्स लॉ में प्रेशर, गैली-लुसाक लॉ में वॉल्यूम। बस इसी को पकड़ के रखना। जब हम लॉ लगाएंगे, किसी को चार्ल्स लॉ में सॉल्व करेंगे, किसी को बॉयल्स लॉ में सॉल्व करेंगे, तो जैसे सॉल्व करेंगे ना तो हमें देखना पड़ेगा कि इसमें मैं बॉयल्स लॉ में कुछ क्वेश्चन करवाया था, तो अभी आगे क्वेश्चन कुछ करेंगे तो पता चलेगा कि कैसे इसको किया जा सकता है। तो ये कांस्टेंट अगर देखोगे तब जाके ये लॉ को हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलो हम लोग नेक्स्ट पार्ट चलते हैं। अच्छा, ये तो ग्राफ तो ड्रॉ करना तुम लोग सीख गए थे। ये ग्राफ का ऊपर और एक टाइप का क्वेश्चन देता है। किस टाइप का क्वेश्चन है मैं दिखाता हूँ। देखो, सब लोग शायद देखे होंगे इसको, इस टाइप का क्वेश्चन को। जैसे कि ये वाला देखो, ग्राफ का ऊपर दे रहा हूँ, न्यूमेरिकल नहीं। क्वेश्चन दिया है व्हिच वन ऑफ दिस ग्राफ्स फॉर एन आइडियल गैस द आरो इंडिकेशन इज इनकरेक्टली मार्क्ड। क्वेश्चन क्या है ना, फॉर व्हिच ऑफ द ग्राफ द आरो इंडिकेशन is incorrectly marked। ठीक है, देखो क्वेश्चन, ये टाइप का क्वेश्चन का चांस बहुत ज्यादा है। तुम लोगों का इसमें देखे हो एनसीईआरटी में भी बहुत सारा इसी टाइप का ग्राफ मिलेगा। बॉयल्स लॉ में, चार्ल्स लॉ में, हर जगह दिया हुआ है, अभी जाके देख लेना। तो मैं एक क्वेश्चन करवा दे रहा हूँ, इससे यही फॉर्मेट में सब होगा। ऑप्शन क्या दिया है देखो, टेम्परेचर इन केल्विन एक्स एक्सिस में है और इधर है प्रेशर। कुछ ग्राफ दिया और आरो दिया है, ऐसे ऐसे टाइप का क्वेश्चन दिया रहेगा। ऐसे आरो दिया है और आरो के पास लिखा गया है डिक्रीजिंग वॉल्यूम।
डिक्रीजिंग वॉल्यूम। सेकंड वाला देखो क्या दिया है, ये वॉल्यूम वर्सेस स्मॉल टी मीन्स डिग्री सेंटीग्रेड, ये P वर्सेस कैपिटल टी था केल्विन, और ये V वर्सेस स्मॉल टी है डिग्री सेंटीग्रेड वाला। इसको ये ओरिजिन को उसने 0 केल्विन मतलब -273 डिग्री सेंटीग्रेड ले लिया। हम लोग ओरिजिन को 0 लेते हैं, आज और तुम कैसे कितना भी ले सकते हो, वही हिसाब से चेंज हो जाएगा। तो ओरिजिन को उसने -273 ले लिया। ठीक है, तो ग्राफ कुछ इस टाइप का आएगा। चेक द ग्राफ देन यू गिव द आंसर। तो इस टाइप का ग्राफ आएगा, ऐसे आरो ऐसे लगाया गया और आरो का ऊपर लिख दिया गया है डिक्रीजिंग प्रेशर। नहीं तो तुम लोग का एनसीईआरटी में जैसे दिया है, ये दिया है P1 P2 P3, बोला है व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन P1 P2 P3, मींस P1 ग्रेटर देन P2 ग्रेटर देन P3 है, P1 लेस देन P2 लेस देन P3 है, यही सब चीज डिस्कशन करेंगे। इधर ऐसे ही लिखा रहेगा PT रहेगा V1 V2 V3, पूछेगा ये वॉल्यूम V1 में ड्रॉ किया गया है, ये वॉल्यूम V2 में ड्रॉ किया गया है, वॉल्यूम V3 में ड्रॉ किया गया है, तो क्या होगा रिलेशनशिप, V1 ग्रेटर देन V2 ग्रेटर देन V3, या उल्टा होगा या इक्वल टू होगा, यही सब चीज चेक करने के लिए। तो ये हमेशा क्वेश्चन आता है इसका ऊपर। तो ये V वर्सेस स्मॉल टी ग्राफ का ये जो आरो दिया है, डिक्रीजिंग प्रेशर। देन सी, ये बॉयल्स लगा ग्राफ दिया, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम, जानते हो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा इस टाइप का, ऐसे दे दिया। इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऐसे आरो दिया है, इंक्रीजिंग टेम्परेचर सही है कि नहीं, ये सी, और एक डी दिया है लास्ट वाले। एक क्वेश्चन ठीक से करो, ऐसे ही क्वेश्चन जितना भी आएगा आइडिया लग जाएगा। ये 1/V वर्सेस P, ऐसे कुछ लाइन दिया है, P वर्सेस 1/V डिक्रीजिंग प्रेशर ऐसे दिया है आर। चलो बताओ इसमें से कौन सा गलत है, कौन सा ऑप्शन गलत है। अगर ये क्वेश्चन बढ़िया से करोगे, इसका रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है ना वो हो जाएगा आराम से। अच्छा, तो कैसे सॉल्व करेंगे। अच्छा फास्ट वाला, P वर्सेस P, जो मेथड अभी बता रहा हूँ ना यही मेथड हर जगह लगेगा। फिर उसको ऐसे खिचड़ी मत करना, इधर इधर उधर मिला नहीं देना। या तो देखो, एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एक ही तरीका नहीं होता है, बहुत सारा तरीका होता है। तुम्हारा ऊपर डिपेंड करता है कि तुम लोग कौन सा तरीका को अपनाते हो, और वो तरीका को अपनाओ जो सबसे इजी ही हो। नहीं तो टफ तरीका समझता हूँ, हाँ इस ग्राफ को हम लोग स्लोप को भी मेजर करके मेजर कर सकते हैं, वो भी एक तरीका है। और भी सिंपल कुछ तरीका होगा, तुम लोग अपना दिमाग लगा के सॉल्व करो, देखो कितना जल्दी कितना फास्ट इसको सॉल्व कर रहे हो। टाइम को नोट करो मेन, अगर वो तरीका में टाइम ज्यादा लग रहा है तो फिर उसको तो हम लोगों को हटाना ही पड़ेगा, फिर और कुछ तरीका ढूंढना पड़ेगा। क्योंकि मेन चीज है एंट्रेंस में खाली नॉलेज होने से नहीं होगा, टाइम, टाइम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर।
तो पी वर्सेस टी ग्राफ का ऐसे शब्द दिया है। एक एग्जांपल मैं ले रहा हूं, समझ में आएगा। मुझे पहले बताओ पी वर्सेस टी ग्राफ स्ट्रेट लाइन होना चाहिए कि नहीं। पी वर्सेस टी ग्राफ मतलब ये आइसोकोर है, मतलब गै-लुसाक लॉ है। गै-लुसाक लॉ का स्टेटमेंट क्या है ना, पी इज इक्वल टू के टी और पी बाई टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो पी को वाई एक्सिस में ले लो, टी को एक्स एक्सिस में ले लो, तो ये वाई इज इक्वल टू एम एक्स फॉर्म में है। मीन्स ऑल दिस ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन्स पासिंग थ्रू ओरिजिन। सही है, तो पी टी वर्सेस ग्राफ सही है। अच्छा, अब चेक करना है आर जो है इस तरफ दिखाया गया है डिक्रीजिंग वॉल्यूम, वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है। मतलब अगर ये V1 है, ये V2 है, ये V3 है, अगर ऐसा भी लिख देता है क्वेश्चन इस टाइप का दे सकता है, या खाली लिख देगा V1 V2 V3 लिख देगा और पूछेगा व्हिच ऑफ दिस इज करेक्ट। करेक्ट मतलब ऐसे लिख देगा V3 ग्रेटर देन V2 ग्रेटर देन V1, V1 ग्रेटर देन V2 ग्रेटर देन V3, ऐसे ही 4 ऑप्शन रख देगा। नहीं तो इस टाइप का दे सकता है, तो एक ही मीनिंग है। तो क्या होगा, ये आरोग्य इंडिकेशन जो है वो सही होगा या गलत होगा, चेक करके बताओ। देखो अभी पीवीजिकल टू एनआरटी नहीं पता है तुम लोगों को। पीवीजिकल टू एनआरटी पता होता तो अभी स्लोप निकाल ही देते इसको। अब इसके लिए क्या करेंगे, हमें जितना हमारा पास जितना रिसोर्सेस है उसको तो लगाएं पहले, जो नहीं है नहीं है, वो जब आएगा तब बता देंगे कि स्लोप से कैसे होगा। लेकिन जितना जानकारी है उसको लगा के मुझे बताओ क्या होगा करेक्ट इसमें। एक काम करो, देखो अभी तुम्हें स्लोप का बारे में बताया नहीं गया है, पीवीजिकल टू एनआरटी में पढ़ाया भी नहीं है, तो ऐसा एक काम करो, एक हॉरिजॉन्टल या तो वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दो आज योर विश। सबसे मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन इधर ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अच्छा, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट जो देख रहे हैं, इधर क्या कांस्टेंट मैंने ले लिया, प्रेशर को कांस्टेंट मैंने ले लिया कि नहीं। देखो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, इधर प्रेशर इधर प्रेशर इधर प्रेशर सब सेम ही है। अच्छा, तो प्रेशर को मैंने कांस्टेंट ले लिया। अच्छा, इधर टेम्परेचर T1 है, इधर टेम्परेचर T2 है, इधर टेम्परेचर T3 है, मतलब टेम्परेचर ऐसे बढ़ रहा है। प्रेशर कांस्टेंट ले लिया, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो प्रेशर कांस्टेंट। तो ये फास्ट ग्राफ को मैं सॉल्व कर रहा हूँ। फास्ट ग्राफ में जो आरो दिया गया है ये सही है कि नहीं, या तो पूछेगा कि वॉल्यूम V1 V2 V3 का रिलेशनशिप क्या है, कौन बड़ा है कौन छोटा है कौन या सेम है, ये पूछ सकता है। अच्छा, तो हम लोग ने क्या किया ना, एक हॉरिजॉन्टल लाइन इधर ड्रॉ कर दिया। अच्छा, हॉरिजॉन्टल लाइन जब ड्रॉ कर दिया मतलब हम लोग वाई एक्सिस में जो है प्रेशर वो कांस्टेंट हो गया, ये 3 पॉइंट में प्रेशर कांस्टेंट हो गया। अच्छा, अब देखो ये पॉइंट में टेम्परेचर जो था, ए पॉइंट में टेम्परेचर बढ़ गया है कि नहीं, ऐसे जाओगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा। अच्छा, ए पॉइंट में टेम्परेचर जो था, ए पॉइंट में टेम्परेचर और बढ़ गया है कि नहीं, तो प्रेशर कांस्टेंट है। ये 3 पॉइंट में देखो प्रेशर कांस्टेंट, बट क्या बढ़ रहा है ना, टेम्परेचर बढ़ रहा है। अच्छा, प्रेशर कांस्टेंट अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा कि नहीं, क्योंकि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, बट प्रेशर वॉल्यूम जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये पॉइंट को याद रखेंगे। तो मैंने जैसे ही हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दिया, ये जो 3 पॉइंट देख रहे हो, इधर प्रेशर को मैंने कांस्टेंट रख दिया, प्रेशर को जब कांस्टेंट रख दिया टेम्परेचर को मैं बढ़ा रहा हूं। प्रेशर कांस्टेंट टेम्परेचर बढ़ रहा है, मतलब इस डायरेक्शन में क्या बढ़ता जाएगा, वॉल्यूम भी बढ़ता जाएगा इस डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में वॉल्यूम बढ़ता जाएगा, इंक्रीजिंग वॉल्यूम। ठीक है, अब ग्राफ में आओ, वो पीटी दिया है, आरो ऐसे दिया है, आरो ऐसे दिया है, लिख दिया है डिक्रीजिंग वॉल्यूम, सही तो है। हम लोग ऐसे देख रहे थे इंक्रीजिंग वॉल्यूम आ रहा था, इसका उल्टा कर देंगे तो ये डिक्रीजिंग वॉल्यूम आ जाएगा, तो मतलब सही है। तो मतलब
ये जो अगर V1 V2 V3 अगर दे दिया होता तो कौन सबसे ज्यादा कौन सबसे कम होता? डिक्रीजिंग वॉल्यूम सबसे V3 कम होता। V1 इज ग्रेटर देन V2 इज ग्रेटर देन V3 विल बी द आंसर टू दिस। तो तुम लोग ऐसे ही ये 2-3 ग्राफ को चेक करके मुझे बता दो सही है या नहीं। अच्छा, और एक चीज मैंने बता रहा था कि कंबाइंड गैस लॉ जब सीख लेंगे ना तब और आसान, आसान नहीं मतलब यही है, ऐसे कर सकते हो। और एक तरीका भी है, देखो कैसे बताता हूँ। तुम लोग कंबाइंड गैस लॉ मतलब प्रेशर तो नहीं हो, पास आउट वाले हो तो कंबाइंड गैस लॉ जानते ही हो। तो और एक तरीका बता देता हूँ कैसे करोगे, तुम्हें जो अच्छा लगेगा वैसे ही करो। पी वर्सेस पी फिजिकल टू एनआरटी पता है, पढ़ेंगे आज पढ़ेंगे पी फिजिकल टू एनआरटी। अच्छा, इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू पी एंड टी तो क्या हो जाएगा ना, वी डी पी इज इक्वल टू एनआर डी टी। ठीक है, तो स्लोप कैलकुलेट कर दो, स्लोप कितना हो जाएगा ना, डीपी बाई डी टी, दिस डिवाइडेड बाई दिस। तो डीपी बाई डी टी कितना हो जाएगा, एनआर बाई वी। This dp by dt is nothing but what? Slope of the graph of p versus t. p versus t का स्लोप जो है वो हमने कैलकुलेट कर दिया nr by v by taking the help of combined gas equation। अब चेक कर। अच्छा, स्लोप ये देखो, ये है स्लोप, स्लोप बढ़ता जा रहा है कि नहीं? ये जो 3 लाइन में देखो, फर्स्ट लाइन वाला स्लोप कम है, सेकंड का स्लोप ज्यादा है, थर्ड का स्लोप और ज्यादा है। अच्छा, स्लोप अगर ज्यादा होगा, एन तो कांस्टेंट है, आर तो कांस्टेंट है, स्लोप अगर ज्यादा होगा मतलब भी कम होगा। तो स्लोप जितना ज्यादा होता जाएगा वॉल्यूम उतना कम होता जाएगा। इधर से देखो, डीपी बाई डी टी एन आर बाई वी, ए है स्लोप। तो स्लोप जितना बढ़ेगा वॉल्यूम उतना कम होता जाएगा। तो मतलब इधर स्लोप देखो, इधर स्लोप बढ़ गया है, इधर स्लोप और बढ़ गया है, तो मतलब वॉल्यूम घटता जाएगा, मतलब डिक्रीजिंग वॉल्यूम, मतलब सही है। मीन्स V3 is the least, then V2 and V1 is the highest among the 3 volume। ऐसे भी कर सकते। तो ये कंबाइंड गैस लॉ के बाद कर सकते हो। अभी मैं जो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन बताया था, अभी इसको आराम से यूज कर सकते हो कोई भी ग्राफ के लिए। तो बाकी जो है उसको थोड़ा कर लो, मैं इरेज कर देता हूँ इसको। ठीक है, तो ऐसे ही है। देन ये वाला देखते हैं। अच्छा, सिमिलरली एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो। ये 3 पॉइंट मिलेगा अभी। अच्छा, ये 3 पॉइंट में क्या कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट होगी। ये देखो, वॉल्यूम कांस्टेंट है लेकिन क्या बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। वॉल्यूम कांस्टेंट है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ेगा, ये तुम्हें पता है। टेम्परेचर बढ़ेगा प्रेशर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा वॉल्यूम बढ़ेगा, याद रख लो। लेकिन प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा, बस यही है। तो मैं इधर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दिया, ये 3 पॉइंट मुझे मिल गया, 3 पॉइंट में वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया। तो फिर मैंने इधर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, परपेंडिकुलर में देखा कि टेम्परेचर बढ़ रहा है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, मतलब प्रेशर बढ़ना चाहिए। कैसे? ऐसे बढ़ना चाहिए, ऐसे बढ़ना चाहिए प्रेशर, इंक्रीजिंग प्रेशर। मतलब अगर ये P1 है, ये P2 है, ये P3 है, सो आवर आंसर शुड बी P3 ग्रेटर देन P2 ग्रेटर देन P1, ये होना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया है ना, ऐसे दिया है डिक्रीजिंग प्रेशर दिया है। डिक्रीजिंग प्रेशर मतलब P1 ग्रेटेस्ट देन P2 देन P3 इज द लिस्ट। नहीं, गलत है, ये गलत हो गया, इधर इनकरेक्टली मार्क।
सिमिलरली बाकी दोनों को तुम लोग चेक कर दो कोई एक हॉरिजॉन्टल लाइन सेम मेथड अप्लाई किया, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर दिया, तो ये प्रेशर एक्सिस है तो मतलब इधर प्रेशर कांस्टेंट रह गया, वॉल्यूम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ेगा, प्रेशर कांस्टेंट है तो मतलब टेम्परेचर भी बढ़ेगा, क्योंकि वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशनशिप है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। प्रेशर को हम लोग कांस्टेंट रख दिए हैं तो वॉल्यूम बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, तो वॉल्यूम ऐसे बढ़ रहा है मतलब ऐसे टेम्परेचर बढ़ेगा, तो इंक्रीजिंग टेम्परेचर सही है। अगर ये T1 ये T2 ये T3 लिखा है then answer will be T3 will be greater than T2 will be greater than T1, इधर सही है इंक्रीजिंग टेम्परेचर। सिमिलरली लास्ट वाला को चेक कर सकते हैं ऐसे ही, फिर इधर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर दिया, जब हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर दिया मतलब मैंने प्रेशर को कांस्टेंट रख दिया, प्रेशर को कांस्टेंट रख के किसको बढ़ा रहा हूँ, 1/v को बढ़ा रहा हूँ, 1/v को बढ़ा रहा हूँ मतलब v को घटा रहा हूँ, 1/v is increasing means v is decreasing in this direction। अच्छा प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर अगर कांस्टेंट है देन वॉल्यूम अगर इंक्रीज करेगा तो टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, या वॉल्यूम डिक्रीज करेगा तो टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, ये हमें पता है। एट व्हाट नॉट प्रेशर कांस्टेंट, तो प्रेशर को मैंने 3 पॉइंट में कांस्टेंट रख दिया, 1/v बढ़ रहा था, 1/v बढ़ रहा था मतलब v डिक्रीज कर रहा था, अगर v डिक्रीज करेगा तो टेम्परेचर को डिक्रीज होना ही पड़ेगा बिकॉज दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो टेम्परेचर इस डायरेक्शन में क्या होना चाहिए, डिक्रीज करना चाहिए टेम्परेचर को, तो इधर प्रेशर गलत लिख दिया इसको, डिक्रीजिंग, इधर तो प्रेशर एक्सिस ऑलरेडी है ना, डिक्रीजिंग टेम्परेचर। तो हम लोगों ने टेस्ट क्या किया ना, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दिया, प्रेशर को 3 पॉइंट में कांस्टेंट ले लिया, प्रेशर जैसे कांस्टेंट हो गया तो इधर देखो इधर 1/v बढ़ रहा है, 1/v बढ़ रहा है मतलब v डिक्रीज कर रहा है, अगर v डिक्रीज करेगा वॉल्यूम के साथ टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो v अगर डिक्रीज करेगा तो t भी डिक्रीज करेगा, तो मतलब इस डायरेक्शन में टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, सही है, डिक्रीजिंग टेम्परेचर दिया है, मतलब अगर ये T1 है, अगर ये T2 है, अगर ये T3 है, देन द राइट सीक्वेंस विल बी T1 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T। कैसे फाइंड आउट कर रहे थे देखिए, बढ़िया से अच्छा से देख लो, क्वेश्चन का चांस बहुत है ना। तो नहीं समझ में आ रहा है तो पूछो, मैं बता दूंगा फिर से, कोई पर्टिकुलर एक कंफ्यूजन कहीं पर हुआ तो बता दो, फिर से बता दूंगा। और आगे फिजिकल टू एनआरटी जब पढ़ाया जाएगा ना, तो मैं बोला ना जैसे डिफरेंशिएट करके स्लोप कैलकुलेट करके कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन ये तो आसानी से ऐसे हो जा रहा है, इधर स्लोप व्लोप काहे के लिए कैलकुलेट करना है, मैं तो यही बोलूंगा कि ऐसे ही हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करो, देखो यही मेथड में मैं क्या हूँ, और बहुत आसानी से भी हो गया है, और थोड़ा प्रैक्टिस अगर बढ़ा दोगे और स्पीड हो जाएगा। ओके चलो हम लोग ये इससे बाहर निकलते हैं अभी, मतलब ये जो आइसोथर्म आइसोबार और आइसोकोर से बाहर निकलते हैं, एक एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस है, इसके बाद कंबाइंड गैस जब पढ़ लोगे ना तो ये सबका इंडिविजुअली पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, मतलब वही फिजिकल टू एनआरटी से सारा क्वेश्चन हम लोग बना ही सकते हैं। तो चलो उधर चलते हैं। तो 3 लॉ हमारा खत्म हो चुका है, एक बॉयल्स लॉ, एक चार्ल्स लॉ और एक गै-लुसाक्स लॉ। नेक्स्ट है एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस। ये क्या बोल रहा है, इसका स्टेटमेंट मैं लिख दे रहा हूँ, जरूरत है फिर भी
बहुत मतलब मोल कॉन्सेप्ट वगैरह में बहुत ज्यादा जरूरत है इसका, जो एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस। एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, equal volume of all gases contain equal number of molecules और moles, क्योंकि 6.023 into 10⁻23 मॉलिक्यूल को हम लोग मोल बोलते हैं, वो चाहे कोई भी गैस, कोई भी सॉलिड, कोई भी लिक्विड का पार्टिकल हो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और मोल्स irrespective of their nature, irrespective of their nature। समझे? तो ये है एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस। तो क्या है पॉइंट, देखो इसमें ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, मतलब कभी कभी छोटा छोटा पॉइंट जो स्टोइकियोमेट्री वगैरह में इसका हेल्प हम लोग डायरेक्टली ले लेते हैं। अच्छा, इधर कंडीशन क्या है? बॉयल्स लॉ में कंडीशन था टेम्परेचर मास था, चार्ल्स लॉ में कंडीशन था प्रेशर मास था, गै-लुसाक्स लॉ में कंडीशन था वॉल्यूम एंड मास था। इधर कंडीशन क्या है? नॉट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, प्रेशर टेम्परेचर को कांस्टेंट रखो, तो क्या होगा ना, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और मोल्स इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर नेचर। वो मोनोएटॉमिक हो, डायटॉमिक हो, ट्राइएटॉमिक हो, पॉलीएटॉमिक हो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अगर सेम वॉल्यूम है, सेम टेम्परेचर प्रेशर है, देन उन लोगों का मॉलिक्यूल जो रहेगा सब सेम नहीं रहेगा। जैसे कि एक एग्जांपल दिखा रहा हूं, हम लोग 3 इक्वल साइज कंटेनर लिए, इक्वल साइज कंटेनर, इसका वॉल्यूम भी, इसका वॉल्यूम भी, इसका वॉल्यूम भी। अच्छा, इसमें गैस है, इसमें भी एक गैस है, अलग अलग गैस रख रहे हैं, इसमें भी एक गैस है। अच्छा, मान लेते हैं इसमें हीलियम है मोनोएटॉमिक, इसमें हाइड्रोजन है डायटॉमिक, इधर कार्बन डाइऑक्साइड ये ट्राइएटॉमिक, मतलब अलग अलग एटॉमिसिटी अलग अलग है। ठीक है। अच्छा, और क्या कांस्टेंट है ना, एक कंटेनर का टेम्परेचर और प्रेशर जो है सब सेम, मतलब इधर जो गैस को रखे हैं इसका टेम्परेचर प्रेशर जो है, ये वाला गैस का टेम्परेचर प्रेशर भी सेम है, ये वाला गैस का टेम्परेचर प्रेशर भी सेम। तो क्या था एक्सपेरिमेंट में, मैं 3 कंटेनर लिया, इक्वल साइज कंटेनर लिया, तीनों का टेम्परेचर प्रेशर सेम मेंटेन किया, तीनों में अलग अलग गैस भर दिया। फर्स्ट कंटेनर में हीलियम भर दिया, सेकंड में हाइड्रोजन भर दिया, थर्ड में कार्बन डाइऑक्साइड, अलग अलग नेचर है, अलग अलग गैस को भर दिया। तो अब लगाओ अभी एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस क्या है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, इक्वल वॉल्यूम है कि नहीं, ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और मोल्स। तो मतलब क्या है, मान लेते हैं इसमें n नंबर ऑफ हीलियम गैस पार्टिकल्स, तो इधर कितना होगा, इधर कितना होगा। तो अगर हम लोग लॉ को जाएंगे, टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम भी तीनों का सेम है, इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर नेचर दे विल कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और मोल्स। तो मतलब इसमें जितना मॉलिक्यूल रहेगा या मोल रहेगा, इसमें उतना ही मॉलिक्यूल या मोल रहेगा, इसमें इतना ही मॉलिक्यूल और मोल रहेगा, सेम नेचर। गैस का अलग अलग है, तुम्हें लगता होगा अरे ये तो बहुत बड़ा गैस है, इसका भी उतना रहेगा, यस उतना ही रहेगा। ये छोटा गैस है, छोटा साइज का गैस है, उसका उतना ही रहेगा। तो अगर इसको हम लोग मैथमेटिकली लिखेंगे, क्या लिख सकते हैं ना, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। ये ज्यादातर यूज होता है, ये जो लॉ कहां पे, स्टोइकियोमेट्री, स्टोइकियोमेट्री मतलब मोल कॉन्सेप्ट में यूज होता है। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल प्रोवाइडेड कांस्टेंट क्या रहेगा ना, टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो अगर टेम्परेचर प्रेशर को हम लोग कांस्टेंट रख देंगे तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल हो जाएगा, मतलब जितना ज्यादा वॉल्यूम रहेगा उतना ज्यादा मोल रहेगा।
और वॉल्यूम अगर सेम रहेगा तो सेम नंबर ऑफ मोल्स भी रहेगा इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर। दिस इज कॉल्ड एज एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस। और एक एग्जांपल दे रहा हूं, देखो। सपोज से मेरे पास 3 कंटेनर है, तीनों में अलग अलग गैस रखा गया है। तीनों में कॉमन क्या है ना, जो गैस सब रखा गया है जो कंटेनर में, सबकी प्रेशर टेम्परेचर जो है वो सेम है। ठीक है। अच्छा, इसमें मान लेते हैं हम लोग हीलियम गैस रखें, इसमें अमोनिया गैस रखें, और इसमें मीथेन गैस रखें। कोई भी गैस रख सकते हो, उसका नेचर का ऊपर वो डिपेंड नहीं करेगा। अच्छा, रख दीजिए। सपोज मान लेते हैं इसका वॉल्यूम है V, इसका वॉल्यूम है 5V, इसका वॉल्यूम है 3V। ठीक है। क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन और एक बार देखो। मेरे पास 3 कंटेनर है, तीनों में अलग अलग गैस को मैं भर दिया हूं। सेम कांस्टेंट सेम क्या है, सिमिलरिटी क्या है 3 कंटेनर में ना, तीनों में जो गैस भरे हैं हम लोग, सबकी प्रेशर टेम्परेचर सेम है इन ऑल कंटेनर्स। वॉल्यूम अलग, वो दे दिया है। फर्स्ट कंटेनर का वॉल्यूम अगर V है, सेकंड का इसका 5 टाइम्स ज्यादा है, थर्ड का उसका 3 टाइम्स ज्यादा है। ये 5V और ये 3V। सपोज number of moles, number of mole of ammonia in the second container, suppose say X. X is the number of moles of ammonia in second container. ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है तुम लोगों के लिए ना, what will be the number of mole of helium and methane in first and third container? क्वेश्चन समझ पाए कि नहीं, पहले बताओ। 3 कंटेनर है, तीनों का प्रेशर टेम्परेचर सेम है, तीनों में अलग अलग गैस हम लोग रखे हैं, वॉल्यूम अलग है। फर्स्ट का वॉल्यूम भी है, सेकंड का वॉल्यूम इसका 5 टाइम्स है, थर्ड का वॉल्यूम फर्स्ट का 3 टाइम्स है। सेकंड कंटेनर में जो गैस रखे हो, जो अमोनिया बोल रहे हो, उसका मोल से बस X है। तो क्वेश्चन क्या है ना, व्हाट इज द मोल ऑफ हीलियम एंड मीथेन इन फर्स्ट एंड द लास्ट कंटेनर। तो इसको प्रेशर टेम्परेचर सेम दे दिया है, मतलब ऑब्वियसली ये किसका साथ मैच कर रहा है, ये एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस का साथ मैच करेगा। तो मतलब कौन सा लॉ लगेगा इसमें ना, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, V1 is directly proportional to N1, V2 is directly proportional to N2, यही लगेगा। और क्या लगेगा, देखो प्रेशर टेम्परेचर कांस्टेंट है, मतलब एक ही लॉ है बस, एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस, जिसको अभी मैंने पढ़ा रहा था। अच्छा, इसका मैथमेटिकल स्टेटमेंट बताया था, V is directly proportional to N। अब रेशियो ले लो, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं ना, V1 by V2 is equal to N1 by N2 लिख सकते हैं। ये हो जाएगा एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस फॉर्मूला। तो अब डालो। अच्छा, इसका मोल निकालना है, इसको कंपेयर कर देते हैं, हीलियम को और अमोनिया को कंपेयर कर देते हैं। तो V1 by V2, V by 5V, V1 V है, V2 5V है, इज इक्वल टू N1 by N2। N1 नंबर ऑफ मोल ऑफ हीलियम, जिसको हमें फाइंड आउट करना है, जो पूछा गया है, डिवाइडेड बाय N2 इज नंबर ऑफ मोल ऑफ अमोनिया इन द सेकंड कंटेनर, ए दिया है X, तो ये V कट गया, तो N1 कितना आ जाएगा ना, X by 5 मोल। तो मतलब फर्स्ट कंटेनर में जो हीलियम रहेगा वो कितना मोल रहेगा ना, X by 5 मोल। एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस से ही सॉल्व। टेम्परेचर प्रेशर अगर सेम देख लिए तो बस एक ही लॉ है, यही लग सकता है। अच्छा, फिर और एक क्वेश्चन पूछा है, इधर कितना होगा, ये कंटेनर में कितना मोल ऑफ मीथेन होगा, वही इसको कंपेयर कर दो, V1 by V2 5V by 3V, V1 by V2 इज इक्वल टू N1 by N2। N1 कितना है, X दिया है,
बाई N2, हमें फाइंड आउट करना है N2। ये कट गया तो N2 कितना हो जाएगा, 3/5 इंटू एक्स। आंसर। तो मैं तुम्हें पूछा था कि फर्स्ट कंटेनर में कितना मोल हीलियम रहेगा, आंसर हो जाएगा x/5 मोल, और लास्ट कंटेनर में कितना मोल मीथेन रहेगा, उसका आंसर हो जाएगा 3/5x। ओके, तो इसका जो एप्लीकेशन है ये इधर ज्यादा नहीं है, गैस स्टेट में ज्यादा नहीं है, यही थोड़ा बहुत एप्लीकेशन आ सकता है, लेकिन इसका मेजर एप्लीकेशन है इडियोमेट्री, स्टोइकोमेट्री का जो सेकंड पार्ट गैस फेज रिएक्शन जो पढ़ते हो, इडियोमेट्री में इसी का मेन एप्लीकेशन रहता है। तो जब हम उधर जाएंगे तब उसको देखेंगे, अभी फिलहाल इसका इतना कुछ खास इंपोर्टेंस नहीं है एज फार एज गैस स्टेट इज कंसर्न। अगर क्वेश्चन आता भी है यही रिलेटेड ही आता, डायरेक्ट क्वेश्चन। चलो हम लोग नेक्स्ट लॉ में जाते हैं जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। अच्छा, तो क्या क्या हो गया, बॉयल्स लॉ हो गया, और एक बार फिर से बता दे रहा हूं, बॉयल्स लॉ हो गया, P1V1 इज इक्वल टू P2V2। क्या कांस्टेंट है, टेम्परेचर एंड मास। चार्ल्स लॉ हो गया, V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2। कांस्टेंट क्या है ना, प्रेशर एंड मास। गैय-लुसाक्स लॉ हो गया, इसका आएगा P1/T1 इज इक्वल टू P2/T2। कांस्टेंट क्या रहेगा ना, वॉल्यूम एंड मास रहेगा कांस्टेंट। फिर आया अवोगाड्रोस हाइपोथेसिस, इसमें क्या है ना, V1/V2 इज इक्वल टू N1/N2। इसमें कांस्टेंट क्या रहेगा ना, टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये चार लॉ खत्म हो गए। सबसे इंपॉर्टेंट ये जो तीन है, ये वाला तीन, ये जिसको हम लोग आइसोथर्म, आइसोबार और आइसोकर बोलते हैं, वो हमेशा हर जगह केमिस्ट्री में बहुत सारा टॉपिक में ये तीन लॉ जो है तो अपीयर करेगा ही करेगा। अच्छा, अभी हम जा रहे हैं एक ऐसा लॉ में जिसको सीख जाने के बाद ये सबको इंडिविजुअली प्रैक्टिस करना जरूरत नहीं पड़ेगा एज फार एज एंट्रेंस इज कंसर्न। हाँ, बोर्ड में तो पढ़ेगा ही पढ़ेगा, बोर्ड में तो तुम्हें डायरेक्ट लॉ पूछ सकता है ना, बॉयल्स लॉ लिखो, बॉयल्स लॉ क्या है, तो उसके लिए जरूरत पड़ सकता है, लेकिन एंट्रेंस में वो सब नहीं पूछता है। एंट्रेंस में हम लोग आराम से कर देंगे इसको, अगर हम लोग और एक एक्सप्रेशन सीख लेंगे। दिस इज कॉल्ड एज कंबाइंड गैस लॉ। नाउ लेट अस डिराइव दैट वन, व्हाट इज कंबाइंड गैस लॉ, और वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों भी है अभी पता चलेगा। कंबाइंड गैस लॉ, अच्छा, इसको कोई साइंटिस्ट नहीं दिया है, जैसे बॉयल्स लॉ को रॉबर्ट बॉयल ने दिया था, चार्ल्स को चार्ल्स नहीं दिया था, तो नाम है सब उधर, लेकिन इसको कोई साइंटिस्ट ने नहीं दिया था, इसको साइंटिस्ट लोगों ने मिल बैठ के इसको बनाया, इजी करने के लिए, आसान कर देने के लिए एक्सप्रेशन को, और गैस के लिए एक यूनिवर्सल इक्वेशन डिराइव करने के लिए सारे साइंटिस्ट बैठ के इसको बना दिए, तो इसलिए कोई एक साइंटिस्ट को मतलब क्रेडिट नहीं जाएगा इसके लिए। तो क्या किए उन्होंने, उन्होंने दो लॉ को मिला दिया। दो लॉ क्या क्या था ना, एक बॉयल्स लॉ था, एक चार्ल्स लॉ था, पढ़ाया गया है इंडिविजुअली ऑलरेडी, तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी अभी। तो बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ को उन लोगों ने क्या किया ना, मिला दिया। कैसे मिलाए और क्या आएगा देखते हैं। फर्स्ट बॉयल्स लॉ लिखते हैं। बॉयल्स लॉ का स्टेटमेंट क्या है ना, V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, कांस्टेंट क्या है ना, टेम्परेचर एंड मास, और मोल लिख सकते हो, क्योंकि मास को जो फिजिक्स में तुम लोग अमाउंट ऑफ मैटर, जो मास को तुम लोग फंडामेंटल क्वांटिटी में लेते हो, फंडामेंटल क्वांटिटी जो सात है, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, लुमिनस इंटेंसिटी, ये सब है कि नहीं, उसमें एक अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है कि नहीं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो इन मोल जो है, दैट इज ए फंडामेंटल क्वांटिटी इन केमिस्ट्री। तो इंस्टेड ऑफ मास हम लोग मोल ज्यादातर यूज करते हैं केमिस्ट्री में, क्योंकि ऐसे देखो मोल और मास में कुछ लिंक, ऐसा कुछ खास डिफरेंस नहीं है। मोल इज इक्वल टू मास बाय मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास एक एटम का तो कांस्टेंट रहता है, या मॉलिक्यूल का कांस्टेंट ही रहता है,
तो मतलब जितना ज्यादा मास लेंगे उतना ज्यादा मोल होगा, मतलब जितना अमाउंट बढ़ाएंगे उतना ज्यादा मोल बढ़ेगा। तो मतलब केमिस्ट्री में अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम लोग सुइटेबली एक्सप्रेस करते हैं बाय द टर्म मोल, नॉट मास। ये पॉइंट याद रखें। तो जब हम अमाउंट बोल देंगे कहीं पे फिजिक्स में, जब भी हम अमाउंट बोलते हैं तुम उसको क्या अज्यूम करते हो, मास ही अज्यूम करते हो। लेकिन केमिस्ट्री में जब हम अमाउंट बोलेंगे तो उसको तुम लोग मोल ही लेना। अच्छा, तो बॉयल्स लॉ में, बॉयल्स लॉ पढ़े थे। बॉयल्स लॉ में क्या था ना, वॉल्यूम वाज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। क्या कांस्टेंट था ना, टेम्परेचर एंड मास और मोल। चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ में क्या मिला ना, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल T। कैपिटल T क्या है ना, टेम्परेचर इन केल्विन स्केल। इसमें कांस्टेंट क्या था ना, प्रेशर एंड मास, मास और मोल हम लोग लिख सकते हैं। दोनों को मिला देते हैं, कंबाइनिंग द टू, तो क्या होगा, कंबाइन कर दो तो ये हो जाएगा V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T बाई P हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब बताओ कांस्टेंट क्या रहे। कंबाइंड गैस लॉ, पहले जितना लॉ तुम पढ़े थे सब में दो दो ठो कांस्टेंट था कि नहीं, सही है। ए देखो, इधर दो इधर दो, सब दो दो ठो कांस्टेंट है। अच्छा, दोनों को भी कंबाइन कर दिए तो एक्सप्रेशन आ जाएगा V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T बाई P। कांस्टेंट क्या रहेगा, क्योंकि V T P तीन वेरिएबल हो गया ना, कांस्टेंट तो एक ही बच गया इधर, मोल खाली। बहुत आसान कर देगा, वेट करो, क्यों इसको डिराइव किया गया, इसका पीछे कारण अभी पता चलेगा। तो ये एक्सप्रेशन जो अभी हम डिराइव किए, दोनों को कंबाइन करके इसमें एक ही पैरामीटर कांस्टेंट रहेगा, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स। यू विल गेट द बिगेस्ट एडवांटेज हियर। क्योंकि देखो, एक लॉ को लगाने के लिए जितना ज्यादा कंडीशन रहेगा उतना ज्यादा रेस्ट्रिक्शन हो गया कि नहीं, और वो लॉ को लगाना मुश्किल भी हो जाएगा, क्योंकि हमें सब कंडीशन को देखना पड़ेगा, ये कंडीशन सही है कि नहीं, ये कांस्टेंट है कि नहीं, वो कांस्टेंट है कि नहीं। लेकिन एक लॉ को लगाने के लिए अगर एक कंडीशन कांस्टेंट रहेगा तो उसको अप्लाई करना बहुत आसान हो जाएगा। बस हमें खोजना होगा मोल कांस्टेंट है कि नहीं, और किसी को देखना ही नहीं, तो आसान हो गया। और रुको, और कितना आसान हो जाएगा इसके बाद देखो। तो कंबाइन कर दिए तो आ गया V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T बाई P। मोल कांस्टेंट खाली एक पैरामीटर रहेगा कांस्टेंट इसमें, नंबर ऑफ मोल। अच्छा, इसको इक्वेट कर दो तो V इज इक्वल टू K हो जाएगा, एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट दे दिया K T बाई P। ये जो कांस्टेंट जो है एक यूनिवर्सल कांस्टेंट होगा या जनरल कांस्टेंट होगा, जनरल कांस्टेंट होगा। क्यों, क्योंकि ये कांस्टेंट जो है डिपेंडेंट कांस्टेंट है। देखो भाई, कांस्टेंट बहुत तरह का है, कुछ यूनिवर्सल कांस्टेंट्स है, जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, वो यूनिवर्सल कांस्टेंट हो गया, कहीं पे भी वो सेम आएगा। प्लांक्स कांस्टेंट, लाइट का ऊपर जो तुम पढ़ते हो, वो भी एक यूनिवर्सल कांस्टेंट हो गया, वो हर जगह वही रहेगा। लेकिन कुछ कांस्टेंट ऐसा रहता है जो कि एक एक्सपेरिमेंट का ऊपर ही डिपेंड करता है, वो एक्सपेरिमेंट जब हम चेंज करा देते हैं वो कांस्टेंट भी बदल जाता है। यही कांस्टेंट है वो, क्योंकि ये इक्वेशन को लगाने के लिए हमें मोल को कांस्टेंट रखना चाहिए था। तो ये जो कांस्टेंट इधर आ गया, दिस कांस्टेंट विल सर्टेनली बी ए फंक्शन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। लेकिन एक एडवांटेज जरूर हमें मिला है, वो क्या है ना, हम लोग जो नंबर ऑफ वेरिएबल कांस्टेंट था दो दो तो इसको एटलीस्ट हम लोग सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर दिए हैं, ये तो बहुत बड़ा फायदा है। ठीक है। अच्छा, तो ये आ गया V इज इक्वल टू K T बाई P। अच्छा, P को इससे मल्टीप्लाई कर दो, T को नीचे ले आओ, तो क्या हो जाएगा ना, PV बाई T इज इक्वल टू ए कांस्टेंट। ठीक है। अच्छा, मैं नंबर ऑफ मोल्स को चेंज नहीं करूंगा, अगर नंबर ऑफ मोल्स को चेंज नहीं करूंगा तो K भी चेंज नहीं होगा। तो जितना भी एक्सपेरिमेंट करूंगा, प्रोडक्ट ऑफ P भी डिवाइडेड बाय T will always be a constant provided I will not change number of moles। तो मैं लिख देता हूं, if we keep n constant, n means number of moles, if we keep n constant then क्या लिख सकते हैं, P1 V1 by T1 is equal to P2 V2 by T2। कितना भी लिख सकते हो, जितना एक्सपेरिमेंट करो सब सेम ही रहेगा। क्या कांस्टेंट रखना पड़ेगा ना, तुम्हें बस एक ही चीज को कांस्टेंट रखना पड़ेगा इसमें, खाली नंबर ऑफ मोल्स। देखो, P1 V1 is equal to P2 V2, इसको लगाने के लिए दो पैरामीटर कांस्टेंट था। चार्ल्स लॉ को लगाने के लिए V1 by T1 is equal to V2 by T2, इसको लगाने के लिए भी दो पैरामीटर कांस्टेंट था।
लेकिन अभी जो एक्सप्रेशन आया P1 V1 by T1 इज इक्वल टू P2 V2 by T2, इसको लगाने के लिए बस एक पैरामीटर ही कांस्टेंट रहेगा, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स। ये इंपॉर्टेंट। तो मैं इसको कंक्लूड कर रहा हूं अभी। तो ये एक्सप्रेशन आ गया, कंबाइन कर देने का बाद बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ को कंबाइन कर देने का बाद ये एक्सप्रेशन आ गया, P1 V1 by T1 is equal to P2 V2 by T2 provided number of mole is constant। बस एक चीज इधर कांस्टेंट है, और you can say Pb by T is equal to a constant where this K is a function of number of moles only। खाली एक चीज नंबर ऑफ मोल्स का ऊपर ही डिपेंड करेगा, वो जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ठीक है, अच्छा अब देखो, अब इसको और सिंप्लीफाई कर देते हैं। कैसे? ना ये जो कांस्टेंट देख रहे हो ना, ये सिर्फ किसका ऊपर डिपेंड कर रहा है? ना नंबर ऑफ मोल्स का ऊपर डिपेंड कर रहा है, नेचर ऑफ द गैस का ऊपर तो डिपेंड नहीं कर रहा है, मॉलिक्यूलर मास तो है ही नहीं इधर। खाली किसका ऊपर डिपेंड कर रहा है? ना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस का ऊपर डिपेंड कर रहा है। अच्छा, तो सिंपल सा लॉजिक देखो, एक चीज नंबर ऑफ मोल का ऊपर डिपेंड कर रहा है, अगर ये नंबर ऑफ मोल को हम लोग फिक्स रख देंगे तो ये जो के भी फिक्स हो जाएगा कि, क्योंकि के एक्चुअली इज ए फंक्शन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स अगर चेंज होगा तो के बदल जाएगा, लेकिन मैं नंबर ऑफ मोल्स को ही फिक्स रख दिया और सपोज से 1 मोल रख दिया। ठीक है, तो नंबर, ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट था इधर इक्वेशन में, जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आया, ये खाली नंबर ऑफ मोल्स का ऊपर डिपेंड कर रहा है। अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स को 1 कर दिया, मतलब फिक्स कर दिया सबके लिए, तो ये के का वैल्यू भी फिक्स हो जाएगा कि नहीं? डायरेक्ट लॉजिक। अरे कोई एक वेरिएबल सपोज से x, ये डिपेंड कर रहा है और एक वेरिएबल का ऊपर y का ऊपर, बस इस y का ही ऊपर डिपेंड कर रहा है x, और किसी का ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। अच्छा, y को अगर हम लोग फिक्स रख देंगे मतलब, तो ऑटोमेटिकली x भी फिक्स हो जाएगा कि नहीं? अगर ये इसी का ऊपर ही खाली डिपेंड कर रहा हो तो, हाँ अगर y का ऊपर डिपेंड कर रहा है, z का ऊपर भी डिपेंड कर रहा है, तो एक को फिक्स रखने से दूसरा फिक्स नहीं होगा, दोनों को फिक्स रखना पड़ेगा। लेकिन ये खाली इसका ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो एक को अगर हम लोग फिक्स रख देंगे तो दूसरा वाला भी फिक्स हो जाएगा। तो कहने का क्या मतलब है देखो, तो ये जो एक्सप्रेशन आया कंबाइंड गैस लॉ, दोनों एक एक्सप्रेशन को कंबाइन करने का बाद जो इक्वेशन बन गया, वो इक्वेशन में जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आया वो सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स का ऊपर डिपेंड करेगा। अगर हम नंबर ऑफ मोल्स को फिक्स रख देंगे, से 1 मोल, then K will have a fixed value irrespective of the nature of the gas, and at that time it is called as a universal gas constant, क्योंकि अब है किसी का ऊपर डिपेंड करने वाला ही नहीं है। अब तक किसी ना किसी का ऊपर डिपेंड करता था। बॉयल्स लॉ में के जो है टेम्परेचर मास का ऊपर डिपेंड करता था, चार्ल्स लॉ में के जो है वो प्रेशर मास का ऊपर डिपेंड करता था, सिमिलरली एवोगाड्रोस लॉ में प्रेशर टेम्परेचर का ऊपर डिपेंड करता था। दोनों को मिला देने के बाद पीवी इक्वल टू टी जो कांस्टेंट हो गया, वो एक का ऊपर डिपेंड किया, नंबर ऑफ मोल्स का ऊपर डिपेंड किया। तो अगर हम लोग नंबर ऑफ मोल्स को फिक्स कर देंगे, से 1 मोल, तो एक के का वैल्यू भी फिक्स हो गया इरेस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ द गैस। और एक फिक्स वैल्यू अगर मिल गया, कोई भी गैस के लिए एक फिक्स वैल्यू मिल गया, मतलब उसको हम ऑर्डिनरी कांस्टेंट नहीं बोल सकते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे ना, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। मतलब कोई भी गैस हम लेंगे वो कांस्टेंट का वैल्यू वही रहेगा, लाइक प्लैंक्स कांस्टेंट और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो मैं क्या लिख रहा हूँ, देखो डायरेक्ट कंक्लूजन क्या लिख रहा हूँ, यहां तक तुम लोग लिख दिए Pb by T is equal to constant where K is a function of number of moles। ठीक है, since the proportionality constant K depends only on number of moles, since the proportionality constant K depends only on number of moles, we can write for 1 mole sample, 1 mole sample of any gas, K will have a fixed value
देखो क्या लिखा, पीवी बाई टी कांस्टेंट आ गया। ये कांस्टेंट किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ मोल्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अब देखो क्या लिखा, सिंस द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ये जो के जो है डिपेंड्स ओनली ऑन नंबर ऑफ मोल्स, खाली नंबर ऑफ मोल्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है, देन वी कैन राइट फॉर 1 मोल सैंपल ऑफ एनी गैस, अगर इसको 1 फिक्स रख दिया, 1 मोल सैंपल ऑफ एनी गैस, के विल हैव ए फिक्स वैल्यू। सही है, क्योंकि वो जिसका ऊपर डिपेंड कर रहा था उसको जब हम पकड़ लिए तो ये कहां जाएगा, ये भी हमारा पकड़ में आ गया। and is called as universal gas constant। गैस कांस्टेंट, अब इसका नाम भी चेंज करा देंगे हम लोग, आर कर देंगे, क्योंकि के जो है ना ये तो हम ऑर्डिनरी कोई भी कांस्टेंट के लिए लगा रहे हैं ना, तो इसको पूरा चेंज कर देंगे, पूरा नाम बदल देंगे, सो दैट हम इसको देखते ही पता चल जाएगा कि नहीं ये जो कांस्टेंट है ना इसका वैल्यू तो नहीं बदलने वाला है, ये तो फिक्स रहेगा। ठीक है, तो मैं दूसरा पेज में जा रहा हूं। तो अभी पीवी बाई टी इज इक्वल टू कांस्टेंट है। नाउ दिस कांस्टेंट इज ए फंक्शन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। देन हम लोग देख लिया फॉर 1 मोल ऑफ एनी गैस, K will have a fixed value, and is called as universal gas constant R। तो हर 1 मोल हम 1 मोल लिए हैं, ये देखो फॉर 1 मोल ऑफ एनी गैस ये कांस्टेंट का वैल्यू हो गया है R, तो अगर 1 लेंगे तब K का वैल्यू R हो जाएगा, अगर n मोल लेंगे क्या होगा, NR हो जाएगा और क्या, ओके देखो रुको देखते हैं। अच्छा, तो फॉर 1 मोल तो जो K जिसका नाम अभी हम लोग R बोल रहे हैं ना, तो उसका वैल्यू फिक्स हो जाएगा कि नहीं, इसको एक्सपेरिमेंट से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो एक कंटेनर ले लो जिसमें एक गैस को एयर भर दो, क्योंकि प्योर गैस लाना मार्केट से भी मुश्किल है, प्योर हाइड्रोजन मिलेगा कहाँ, पहले प्योर ऑक्सीजन मिलेगा कहाँ, प्योर नाइट्रोजन में खोज के पारादीप से एक कंटेनर लाया, वो भी 14,000 एक छोटा सा कंटेनर को, तो वो भी 99% प्योर का, पूरा प्योर मिलता ही नहीं है, एयर लेके एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, पूरा प्योर खोजोगे तो बहुत पैसा खर्चा होगा, तो सिंपल एयर ले लो, लेकिन एयर जब लेके एक्सपेरिमेंट करोगे ना इससे मॉइस्चर को बाहर निकालना पड़ेगा, तो उसको एक हीटेड कॉइल का थ्रू में पास करो जैसे कि सारे मॉइस्चर बाहर चले जाए। अच्छा, इसका वॉल्यूम को मेजर करके नोट कर दो, मींस वॉल्यूम नोन। अच्छा, इसमें कितना मोल गैस रखना ना, 1 मोल गैस रखना। अच्छा, मान लेते हैं हाइड्रोजन रखें, तो 1 मोल हाइड्रोजन मतलब 2 ग्राम हाइड्रोजन रखना। ऑक्सीजन रखें, 1 मोल ऑक्सीजन मींस 32 ग्राम ऑक्सीजन रखना। नाइट्रोजन अगर रखें तो 28 ग्राम नाइट्रोजन रखना, मतलब 1 मोल रखना, जिसका वॉल्यूम हमें पता है। अच्छा, इधर एक मानोमीटर लगा दो, मानोमीटर लगा देंगे तो प्रेशर भी पता चल जाएगा, प्रेशर इज नोन ऑल्सो। प्रेशर नोन, वॉल्यूम पहले पता था, 1 मोल हम लोग रखे हैं, डेलिबरेटली हम लोग जानबूझ के 1 मोल ही रखे। अच्छा, अभी एक थर्मोमीटर अंदर कर दो, थर्मोमीटर में हमें टेम्परेचर के बारे में पता चल जाएगा, डायरेक्टली मेजरेबल प्रॉपर्टी है, तो टेम्परेचर आल्सो नोन। तो अभी पीवी बाई टी फॉर्मूला डाल दो, प्रेशर और वॉल्यूम का मल्टीप्लाई कर दो, टी को डिवाइड कर दो, ये जो आएगा दैट इज इक्वल टू आर। तो आर फाइंड आउट करना मुश्किल नहीं है, हम लोग घर पे भी कर सकते हैं। घर पे एक कंटेनर ले लो, एयर से मॉइस्चर को बाहर निकाल दो, हीटिंग कॉइल में थोड़ा सा हीट करके मॉइस्चर जितना हो सके बाहर निकाल दो, 1 मोल रखो, 1 मोल रखने के बाद फिर मानोमीटर अगर घर पे होगा तो लगा दो उसमें प्रेशर, या डिजिटल रिकॉर्डर होगा तो इससे प्रेशर मेजर कर दो, डिजिटल थर्मोमीटर है टेम्परेचर मेजर कर दो, और जो कंटेनर में लिया है उसका वॉल्यूम भी मेजर तुम्हें पता ही होगा, प्रेशर का साथ वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइडेड बाई टी कर दो, आ जाएगा आर, क्योंकि तुम लोग 1 मोल रखे, यही तो कंडीशन है। 1 मोल के लिए जो आएगा के दैट विल बी इक्वल टू आर, तो यही हो जाएगा।
तो बेटर है कि ये इतना शॉर्टकट टाइम में एक्सपेरिमेंट हम लोग कर ही नहीं सकते हैं, तो बेस्ट है कि आर का वैल्यू मैं तुम्हें बता ही देता हूँ कितना आएगा, इसको बेस्ट है याद रख लो। तो आर का वैल्यू आएगा, इससे अगर मेजर करोगे तो कितना आएगा, देखो 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन मोल, ये आर का वैल्यू। अच्छा ऐसा क्यों आ रहा है, ये जो यूनिट ऐसा क्यों आ रहा है ना, पीबी बाई टी अभी क्या हो गया आर, और 1 मोल हम लोग सैंपल कितना लिए हैं 1 मोल, अगर सैंपल लेंगे तो एक के जो है इज इक्वल टू आर हो जाएगा, प्रोवाइडेड सैंपल वी हैव टू टेक 1 मोल। तो 1 मोल अगर लेंगे तो पीबी बाई टी जो के था वो हो गया आर, तो आर का यूनिट क्या हो जाएगा, देखो प्रेशर एटमॉस्फेयर में है, बी लीटर में है, टेम्परेचर केल्विन में, पर मोल 1 मोल के लिए बना लिया गया, तो आ जाएगा यूनिट हो जाएगा लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन मोल हो जाएगा आर का, और वैल्यू आएगा ये। अच्छा इसको हम लोग बहुत बार यूज करेंगे। अच्छा और एक यूनिट, ऐसा यूनिट और कैलोरी वाला यूनिट भी बहुत बार यूज करते हैं, इसको भी डिराइव कर देते हैं। अच्छा इसको एसआई में कन्वर्ट करते हैं। अच्छा लीटर किसका यूनिट है, वॉल्यूम का यूनिट है। वॉल्यूम का ऐसा यूनिट क्या है बताया था, सब फर्स्ट क्लास में बताया था। वॉल्यूम का ऐसा यूनिट है मीटर क्यूब। 1 लीटर कितना मीटर क्यूब है, 10⁻³ मीटर क्यूब है। नेक्स्ट एटीएम किसका यूनिट है, प्रेशर का यूनिट है। प्रेशर का ऐसा यूनिट क्या है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है और पास्कल है। 1 एटीएम कितना पास्कल है, वो भी हम डिराइव किए थे, 1.01325 इंटू 10⁵ पास्कल मीन्स न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अप्रोक्सीमेटली मैं बोला था 10⁵ ले लेना, एग्जैक्ट है 1.01325। ठीक है, तो लीटर वॉल्यूम का यूनिट उसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करा दिए, एटमॉस्फेयर प्रेशर का यूनिट इसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में बदल दिए, नीचे केल्विन मोल जो था उसको वही रहने दिए। अच्छा अब देखो क्या होगा मल्टीप्लाई करने से। अच्छा ये जो मीटर स्क्वायर, ये मीटर क्यूब कट गया मतलब खाली मीटर रह जाएगा, ऊपर न्यूटन है मीटर है, न्यूटन मीटर क्या है, जूली तो है ना, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ना, फोर्स न्यूटन में डिस्प्लेसमेंट मीटर में, मतलब न्यूटन मीटर क्या हो गया जूल। अच्छा अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 10⁻³ इंटू 10⁵ मतलब 100 हो जाएगा। 100 0.081 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8.21 हो जाएगा। 8.21 में 1.01325 मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा, थोड़ा बढ़ जाएगा, याद रख लेना 8.314 हो जाएगा अगर इसको पूरा मल्टीप्लाई कर दोगे। 8.314 न्यूटन मीटर क्या हो गया ना, जूल हो गया, और नीचे जो था उसको वही रख रहने दो। तो ये वाला यूनिट है क्या, और ये वाला यूनिट ऐसा यूनिट है, इसको याद रखना है। अच्छा सीजीएस में अगर लेना है तो जूल को आर्ग में कन्वर्ट कर दो, 10⁷ मल्टीप्लाई कर देने से हो जाएगा। आर्ग पर केल्विन, तो ये सीजीएस यूनिट है। अच्छा और एक कैलोरी वाला यूनिट भी बहुत ज्यादा यूज होता है, कैलोरी वाला यूनिट जो है, अच्छा 1 कैलोरी कितना जूल पता है ना, 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल है। तो ये जो जूल वैल्यू दिया है अब इसको हम लोग कैलोरी में भी कन्वर्ट करा सकते हैं, बिकॉज वी नो 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल। तो इसमें क्या करना है ना, 8.314 डिवाइडेड बाई 4.18 कर दो, तो ये जूल किस में कन्वर्ट हो गया, कैलोरीज, और नीचे जो था केल्विन मोल उसको वही रहने दो। और इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये आएगा एग्जैक्टली 1.99, इसको राउंड अप कर देंगे तो उसको हम लोग अप्रोक्सीमेटली 2 लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2 कैलोरीज पर केल्विन मोल। तो देखो क्या क्या वैल्यू याद रखना है, फर्स्ट ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है 0.0821, ये कौन सा यूनिट में है ना, लीटर एटमॉस्फेयर वाला यूनिट में है। क्वेश्चन देखना होगा हमें कि यूनिट सब क्या क्या किस में दिया है, अगर लीटर एटमॉस्फेयर में सब दिया है तो आर का वैल्यू हम लोग 0.0821 डालेंगे। अच्छा अगर थर्मोडायनामिक्स जैसे टॉपिक हो गया उसमें सब ऐसा यूनिट में काम हम लोगों को करना पड़ता है, अगर ऐसा यूनिट में दिया गया है सारा तो आर का वैल्यू हम लोग 8.314 जूल्स पर केल्विन मोल यूज करेंगे।
ये हो गया ऐसा यूनिट, ये हो गया लीटर एटमॉस्फेयर वाला यूनिट। अच्छा, और एक यूनिट भी बहुत ज्यादा यूज होता है, ये भी थर्मोडायनामिक्स में, गैसीय स्टेट में, बहुत सारा टॉपिक में यूज होता है, वो है कैलोरीज वाला यूनिट। आर का वैल्यू कैलोरीज में कितना है ना, 2 कैलोरीज पर केल्विन मोल। तो ये 3 वैल्यू अगर याद रख लोगे ना तो काम हो जाएगा, ये वाला, ये वाला। ठीक है बच्चा, चलो।